अब हम बात करते हैं काव्यखंड के पहले पार्ट आत्म परिचय गीत। तो इससे एक व्याख्या आ सकती है आपकी, जिसको हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखा गया है। दूसरा में इम्पोर्टेंट पार्ट कहते हैं इस बार आपके लिए, वो आपका हो सकता है पतंग, जिसको आलोक धनवा के द्वारा लिखा गया है। और तीसरी आपकी कविता के बहाने नाम पार्ट से आपकी आ सकती है, कविता के बहाने। और दूसरी है बात सीधी थी, बात सीधी थी पर। इस तरह से आपकी दो कविताएं इसमें हैं, तो इनमें से आ सकती है आपकी व्याख्या आत्म परिचय गीत, पतंग, कविता के बहाने, बात सीधी थी पर। और भाई अगर आप बात करो तो आपके हो सकता है कि जो चैप्टर 5 है और जो 6 है, 5 आपका कौन सा है भाई, आपका 5 चैप्टर है उषा, और 6 है आपका बादल राग। इसमें से आपकी व्याख्या आ सकती है। बादल राग में वो वाला व्याख्या, अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन है, या फिर तृतीय समीर सागर पर अस्त्र सुख पर तुक की छाया जबकि प्लावित माया। इस तरह से आपकी जो लाइनें हैं वो लाइनें आपकी आ सकती हैं आप। और अगर आप बात करो कि सर इसमें से और कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो और एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका पाठ 9, जिसको अपन कहते हैं छोटा मेरा खेत, छोटा मेरा खेत। दूसरा है बगुलों के पंख, बगुले के पंख। तो आपके यहाँ इनमें से जो व्याख्या आने के जब से ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा हम थोड़ी सी इम्पोर्टेंट्स प्रत्येक पार्ट की बता रहे हैं कि कौन सी व्याख्या आने की संभावना ज़्यादा है। हर एक पार्ट की एक एक दो हम इम्पोर्टेंट्स बताने का प्रयास करेंगे, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगी। बात करते हैं पहले हम पहले पार्ट में आत्मगीत वाले में। आत्मगीत वाले में पहला पार्ट है जिसमें हम सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स है वो आपकी है मैं जगजीवन का भाल लिए फिरता हूँ। तो आपको जो इम्पोर्टेंट तरीके से बहुत अच्छी तरह से याद रख लेना है। और दूसरी अगर आप चाहो तो इसमें से आप एक याद रख सकते हो कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, ये वाली लाइन होगी, या फिर इसमें ही शामिल होके आ सकती है। थोड़ा सा बड़ा कर देंगे तो ऐसा आ जाता है, लेकिन आप इतना याद रख लेना कि इन दोनों में से कोई व्याख्या आ सकती है आपके में पहले पार्ट में से। और अगर यहाँ आती है एक गीत में से तो चांसेस हैं कि ये वाली आ जाए मुझसे मिलने को कौन विकल्प, या फिर बच्चे प्रत्याशा में होगा, इन दोनों में से कोई एक आ सकती है। तो यहाँ आपकी दो हमने बता दी। आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैं जगजीवन का भाल लिए फिरता हूँ, और या फिर आपका लिख सकते हैं कि मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ। तो उसके बाद अपन पतंग की बात करते हैं। तो पतंग में आपको हमारी नज़र से एक ही व्याख्या में सबसे अच्छी इंपॉर्टेंट लगती है, वो है सबसे तेज बौछारें आईं। स्टार्टिंग वाली ही लाइनें हैं, सबसे तेज बौछारें आईं, भादो गया सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ। यहाँ से एक व्याख्या इंपॉर्टेंट लगती है हमें सबसे ज़्यादा। और कविता के बहाने बात सीधी थी पर, इसमें आप कविता के बहाने वाली जो पहली है कविता के बहाने, जैसे अपन चिड़िया की बात करते हैं, कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जी इसमें से आपको जी वाली एक व्याख्या आ सकती है। इनके चांसेस हैं, इसमें से दो बताई हमने, इसमें से एक एक बताई। और उषा कविता है तो इसको तो आप पढ़ लेना तो ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन बादल राग कविता में आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, जो आपकी तृतीय समीर वाला है, अट्टालिका वाली हैं, या फिर आपकी जो एक तीसरी भी है इसमें जिसको अपन नाम देते हैं रुद्रकोश है, क्षुब्धतोष है, अंगना अंग से लिप्ट हुए। लेकिन अट्टालिका नहीं रही आतंक भवन जी हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। तो इसमें से आपको दो तो पढ़नी ही है, तृतीय समीर वाली और अट्टालिका नहीं रही आतंक भवन। लेकिन इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो हमें एक ही इंपॉर्टेंट लगती है, इसमें से आप लोग पढ़ लेना, जैसे दो पढ़ लो तो और अच्छी बात है। और उसके बाद हम पढ़ते हैं छोटा मेरा खेत चौगाना मेरा खेत। तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे नज़रिए से है वो है आपकी छोटा मेरा खेत चौगाना मेरा खेत। सबसे फर्स्ट लाइन यही है, छोटा मेरा खेत चौगाना मेरा खेत, एक जी इम्पोर्टेंट है। और दूसरी आपकी बगलों के पंख वाली है, नभ में पाती बगलों के पंख चुरा लिए जाती हैं बे मेरी आँखें, ये इंपॉर्टेंट है। यानी आपको यहाँ पे भी दो पढ़ना है, एक तो आपको पढ़ना है छोटा मेरा चौगाना खेत वाला, और एक आपको पढ़ना है बगलों के पंख में जो पाती वाली होती है, नभ में पाती बगलों की बगलों के पंख चुरा लिए जाती मेरी आँखें। यहाँ से आपको इम्पोर्टेंस व्याख्या अगर आप देखो तो हमने कितने बताए, 2 और 2 4 2 6 2 8 बताएं जिनको आपको पढ़ना है। लेकिन फिर भी आप इतना भी नहीं पढ़ पा रहे हो तो भाई आप एक पार्ट इसको पढ़ लेना, और दूसरा बादल राग को पढ़ लेना, तीसरा आपको छोटा मेरा खेत वाले में पढ़ लेना।
बस इतनी आप पढ़ लोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। अथवा में आपको ज़रूर मिलेंगे, आपका दूसरा बदल सकता है, लेकिन एक आपको इन 3 पार्ट में से आप बस से ही मिल जाएगी। इतना आपको पढ़ना होगा, ठीक है। अगर पूरे पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं गद्य खंड के बारे में कि गद्य खंड की इंपॉर्टेंट व्याख्या कौन कौन सी हो सकती हैं, कौन से चैप्टर से हो सकती हैं, तो उसके बारे में देखेंगे। तो पहले तो हम इनको रफ करते हैं। अगर आप लोगों ने ध्यानपूर्वक इनको देख लिया होगा, थोड़ा सा प्रयास करते हैं रफ करने का। गद्य खंड, गद्य खंड में जो इम्पोर्टेंट्स व्याख्याएं हैं वो जहाँ तक मुझे लगता है कि तो आपके भक्तन वाला पाठ है या फिर बाजार दर्शन है, इनमें से आने की संभावना ज़्यादा है। तो आप इसमें देखेंगे जो गद्य खंड की व्याख्याएं हैं उसमें आप एक तो भक्तिन पाठ से कह सकते हो, दूसरा हम कहते हैं बाजार दर्शन, बाजार दर्शन, तीसरा आपका चैप्टर इम्पोर्टेंट हो सकता है वो हम कह देते हैं आपको बाजार दर्शन हो गया, भक्तिन हो गया, भक्तिन है, बाजार दर्शन है, और इसके साथ साथ आपके काले मेघा पाने दे, इसका भी पढ़ लेना कभी आ सकता है, संभावना है। और पहलवानी की ढोलक जो पिछली साल ही आ गया उसमें से, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लेना। सीरीज़ वाले पार्ट से भी शायद पिछली साल आ गया होगा, तो इसके भी ऐसा नहीं कि रिपीटेशन नहीं हो सकता, इस पार्ट में से रिपीटेशन हो सकता है, कोई दूसरी आ सकती है, तो आपको इनको भी पढ़ने बहुत आवश्यक है। और उसके बाद आप लोग श्रम विभाजन जाति प्रथा में तो एक ही है जिसको आप पढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा हम इन पाठों के नाम लिख ही देते हैं। पहलवान की ढोलक, पहलवान की ढोलक, और आपका सीरीज़ का वृक्ष, सीरीज़ वाला जो पार्ट है उसमें से भी चांसेस है कि कुछ बदल के आ सकती है। और आपका श्रम विभाजन जाति प्रथा वाला है, तो हमें ये 4 पार्ट इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन हमें अंदाज़ा है कि इस बार इस पार्ट से या इस पार्ट से आना चाहिए। सबसे ज़्यादा चांसेस हमें इस पार्ट के लगते हैं, और फिर उसके बाद इसके चांसेस लगते हैं। बाकी इस पार्ट में से भी रिपीटेशन हो सकती है, इसमें भी हो सकती है, लेकिन वो चांसेस हमें लगभग ना के बराबर लग रहे हैं, लेकिन हम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं इन दोनों पार्ट में। भक्तिन में अगर हम बात करेंगे तो भक्तिन में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट्स हमें दिखती हैं, तो भक्तिन में एक तो भाई हमें पहली वाली वो दिखती है जिसमें हम बात करते हैं सेवक स्वामी के संबंध वाले। थोड़ा सा पढ़ के सुना देते हैं आपको। सबसे इंपॉर्टेंट हमें इसमें लगती है कि भक्तिन वाले पार्ट में आप पढ़ोगे भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, एक हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट लगती है भक्तिन में। दूसरा आप भक्तिन वाले पार्ट में इसको पढ़ सकते हो, सेवक धर्म में हनुमान जी की स्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजनी पुत्रा से पुत्र न होकर, ये वाला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम इन दो की चर्चा करते हैं कि भक्तिन में आपको 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और हो सकता है कि आप अगर प्रयास करो तो एक पहली भी पढ़ लेना, छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन, ये भी आपके इसके लिए इंपॉर्टेंट्स है। लेकिन 2 हमने बता दिए, एक तो हनुमान जी से स्पर्धा वाला सेवक धर्म में, और एक है भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध नहीं है। अब हम बात करते हैं बाजार दर्शन वाले पार्ट में। तो बाजार दर्शन वाले पार्ट में आप लोग इम्पोर्टेंट तरीके से पहले तो ये पढ़ लेना कि बाजार में जादू है, बाजार में एक जादू है, और दूसरा पैसा पावर है। दोनों इम्पोर्टेंट्स हैं आपके लिए, जो बहुत रोल प्ले करते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों व्याख्याओं में से आप लोग पढ़ सकते हो बहुत अच्छी तरह से। उसकी बाद हम बात करते हैं अगर काले मेघा पाने दे, तो इसमें से आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। मैं असल में तो था ही नहीं मेढक मंडली की उम्र का, ये वाली आपके लिए है, अगर आप पढ़ सकते हो तो। उसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पहलवान की ढोलक पार्ट से अगर रिपीट होगी तो संभावना मुझे है जाड़े के दिन वाली, या कि शुरुआत कहाँ से होती है, जाड़े के दिन, ये वाली व्याख्या एक हम इसमें से बताते हैं कि पहलवान की ढोलक में से भी आप इसको पढ़ सकते हो, जाड़े के दिन वाली व्याख्या को पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके सीरीज़ के फूल में से भी संभावना है, तो आप कौन से की बात करते हो कि कौन सा सीरीज़ के वृक्ष में से आ सकती है, तो वो हो सकती है कि यह सीरीज़ का वृक्ष कितना अद्भुत अवधूत है। सीरीज़ का वृक्ष अवधूत है, कैसा अवधूत है, अद्भुत अवधूत है, इसके बारे में अपने व्याख्या कर सकते हैं। तो हमें अंदाजे लगते हैं कि ये 4-5 आपको 6 बताई गई हैं, इनमें से ही आना चाहिए संभावना। पूर्णतः हमने 6 सुनाई हैं, वर्डों को ध्यान से सुन लेना, वही नाम से आपके आ सकते हैं। सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आपके इन 4 में से, और उसमें से आप अगर जिनको भी पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास ये 6 व्याख्या हैं, आपका काम बन जाएगा गद्य खंड, ठीक है। और पद्य में भी हमने बता दी इंपॉर्टेंट्स व्याख्या हैं, उनको अपन पढ़ते हैं।
अगर आप मेरी डे टू डे क्लास देख रहे हो, 3 दिन की जो क्लासेस है, कब आपके पास मैंने कल पूरा का पूरा जो आपका भाषा बोध है, काव्य बोध है और जो आपके निबंध हैं, पत्र हैं, लेखक परिचय हैं, कवि परिचय हैं, इन सब के इंपोर्टेंट प्रश्न हमने बता दिए थे पिछली क्लास में। आज हमने हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास, पद्य साहित्य के इतिहास के साथ साथ हिंदी गद्य खंड के व्याख्याएँ और पद्य खंड के व्याख्याओं के बारे में चर्चा की। अब हमारे पास कल लास्ट डे क्लास बची हुई है, जिसमें हम लोग केवल गद्य, पद्य और वितान के इम्पोर्टेंट्स प्रश्न पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ में एक छोटी सी बात आपको याद रखना है, अभिव्यक्ति और माध्यम नाम की जो पुस्तक है उसके बारे के भी प्रश्न हैं। तो आपके जो किताबों के प्रश्न हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कल अभिव्यक्ति और माध्यम की हम शुरुआत करेंगे और अंततः आपको आखिरी में तीनों भागों के, जिसको अपन गद्य, पद्य और वितान कह देते हैं, उनके इम्पोर्टेंट्स प्रश्न हैं भाई 30-35 प्रश्न हो गए, हम बता देंगे। और आप आखिरी क्लास भी देखना, तीनों दिन की क्लास देखते हो तो आप हिंदी में अच्छा स्कोर करोगे, इस बात की हम आपसे बिल्कुल पूर्णतः विश्वास और भरोसे के साथ एक आपको सामने वादा प्रस्तुत करते हैं कि अगर आप तीनों दिन की क्लास देख के और वही प्रश्न जो मैं बोल रहा हूँ उनको अगर आप याद करते हो तो आपका बहुत अच्छा पेपर रहेगा, अच्छा स्कोर करोगे और परिणाम भी आपका अच्छा रहेगा। ऐसा ईश्वर से हम कामना करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। ख्याल रखिए अपना, बहुत सारा।